हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स का, जिसके बारे में आज अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अकाउंट्स का सिलेबस क्या क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसको किस तरीके से अपने को कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 21 जुलाई से अपने यहाँ रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर क्लासेस होने वाली है, जिसमें थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चंस और दोनों प्रकार के टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अकाउंट सिलेबस के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही अपन वीडियो के अंत में कुछ PYQs भी देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं RPSC द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पेपर सेकंड के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर सेकंड में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर आपके जो पहले 3 आपको जो दे रखे हैं, ये तीनों अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें पहले आते हैं बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी, उसके बाद बिजनेस मॉडल एंड ऑडिटिंग। तो अपन तीनों सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसी होती है, पहले कौन सा अकाउंट बनता है, उसके बाद कौन सा बनता है और उनकी फॉलो करने की प्रोसेस क्या रहती है। फिर उसके अंदर एरर्स फाइंड करने वाले देखेंगे अपन, जैसे ट्रायल बैलेंस है वो एरर्स फाइंड के लिए बनाया जाता है, तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है वो देखने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन देखने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, अर्थात इन सबको मिला के जो फाइनल स्टेटमेंट जो बनते हैं अपने, वो सारे अपन पढ़ने वाले हैं। अर्थात जो जनरल एंट्री है वहाँ से लेके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन फंडामेंटल, इसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, उसके बाद पार्टनरशिप देखेंगे। ठीक है, ये अपनी अकाउंटिंग की बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद देखेंगे अपन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या क्या होती है, मतलब ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, प्लानिंग एंड प्रोसीड्यूर्स कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होते हैं, वर्किंग पेपर्स कौन कौन से होते हैं, टेस्ट चेकिंग, राउटिंग चेकिंग, वाउचिंग, इंटरनल कंट्रोल, वॉल्यूशन एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, ये जितने भी ये ऑडिटिंग है वो सारी आपके 5 लेक्चर 5 वीडियो में आपकी ये कंप्लीट ऑडिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और जो अकाउंटेंसी है उसकी कम से कम आपको 25 से 30 क्लासेस मिलने वाली है। 25 से 30 लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट होगी और ऑडिटिंग 5 लेक्चर, अर्थात टोटल 35 लेक्चर होंगे अकाउंट्स के। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में ज़्यादा नहीं है कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्कोप क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटर्स हो गया, पार्टनरशिप हो गई, कंपनी हो गई। ठीक है, और उनके लॉज भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन बिजनेस मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कौन कौन सी हो गई। ठीक है, डिसिप्लिन कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस अपन देखने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन बिजनेस मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब अपन एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक करते जाएंगे, वैसे ही आपको इसमें समझने में आसानी होती रहेगी। जैसे ही अपन अकाउंटेंसी करेंगे, उसके बाद ऑडिट करेंगे, तो बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक आपका उसी के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो अकाउंट्स के बारे में सिर्फ इतना ही आज के वीडियो के अंदर। अब अपन एक काम करते हैं, PYQs देख लेते हैं पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड के अपन डेली 10 PYQs डेली करने वाले हैं। ठीक है, 10 PYQs डेली अपन रूटीन में करेंगे तो अपने सारे PYQs हो जाएंगे। ठीक है, और अपने को ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट which can be measured reliably by using a substantial degree of estimates is termed as।
अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सरावन मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसा दायित्व जो जिसकी राशि फिक्स नहीं होती है, ठीक है, उसको भी अपने को बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होता है, तो उसको कौन सी लाइबिलिटी बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये क्या आती है, ये टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ ए, मतलब जो अपने का एक अकाउंट बनता है जिसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है कि पार्ट ऑफ कैश बुक होता है या पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट होता है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, नन ऑफ दिस होता है। क्लियर, तो इसके अंदर से जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता है उसके अंदर पार्ट ऑफ कैश बुक होता है। ठीक है, वो कैश बुक का क्या होता है, पार्ट होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो किसकी सहायता से किया जाता है, वो किया जाता है कैश बुक, ठीक है, और पासबुक, कैश बुक और पासबुक, इन दोनों कॉलम के अंदर, ठीक है, कैश बुक और पासबुक इन दोनों की कॉलम से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो देखिए किसके अंदर अपना, इसके अंदर है पासबुक एंड कैश बुक ऑफ कैश बुक। कैश बुक के अंदर पासबुक और कैश कॉलम दोनों होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक अलग से टॉपिक है, ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल अपन बाद में देखेंगे जब अपना सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी अगर आप जानोगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रिलेवेबल बाय द ट्रायल बैलेंस, मतलब जो ट्रायल बैलेंस है वो कौन सी अशुद्धि, कौन सी फॉल्स को बताता है। तो देखिए पहला है कंपनसेशन एरर्स, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, और या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये जो एरर्स है, ट्रायल बैलेंस है, वो लेखन की अशुद्धि को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है, एरर ऑफ कमीशन। तो ट्रायल बैलेंस भी एक अलग टॉपिक है जिसको भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देख रहे हैं तो थ्योरिकल पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरिकल अपने को ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने को थ्योरी पे करना है। 6वां क्वेश्चन है, 1000 पेड फॉर रिपेयर ओल्ड फर्नीचर परचेज्ड सेल बी डेबिटेड टू, उसको किस में डेबिट करेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में करेंगे या रिपेयर अकाउंट में करेंगे, कैश अकाउंट में करेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि 1000 रुपये किस पे खर्च हुआ है, ओल्ड फर्नीचर, और फर्नीचर क्या होता है बिजनेस के अंदर, फर्नीचर होता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स एसेट्स पर रिपेयरिंग का कोई भी खर्चा होता है तो वो उसी फर्नीचर अकाउंट के अंदर ही डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस में से डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट में से डेबिट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस रिवेबल मैथमेटिक्स एक्यूरेसी ऑफ लेजर। बिल्कुल सही, चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा जो ऑप्शन है अपने, वो बिल्कुल सही है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को समझाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एक साइड होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। जब ये दोनों बराबर आती है, अर्थात ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, अगर बराबर नहीं आती है तो मतलब एरर है, और अगर बराबर आ जाती है तो मतलब बिल्कुल अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बनने वाले हैं। ठीक है, अगर सही नहीं बनते हैं, जैसे यहाँ पे भी क्रेडिट साइड अलग स्कोर आ रहा है और डेबिट साइड अलग स्कोर आ रहा है, तो उनको कैसे सही किया जाता है ये भी अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में अपने को पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और ये किसके ऊपर लागू किया जाता है। तो देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट
किया जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्यह्रास, अर्थात जो अपन ने फिक्स एसेट खरीदी है वो हर साल उसके जो मूल्य में जो डेप्रिसिएशन होगा उसको अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा अर्थात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। पहला है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इज़ एट द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल नहीं, ये कोई मैनेजमेंट की चॉइस थोड़ी होती है, ये तो करना ही पड़ता है। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। नहीं, अगर लॉस होगा तो भी आपको चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ए प्लांट एंड इक्विपमेंट। अर्थात ये कह रहा है कि जो अपन जितने भी, जैसे कोई मशीन अपन ने फिटिंग करवानी है, ठीक है, तो उससे जो जैसे फर्नीचर अपन ने फिट करवाना है या मशीन फिट करवानी है, तो जो मशीन का जो अकाउंट होगा उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट जोड़ी जाएगी, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी कॉस्ट नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो साइट प्रिपरेशन, ठीक है, इससे मतलब जहाँ पे मशीन लगेगी तो वहाँ का जो खर्चा होगा वो भी उसी के अंदर आएगा, बिल्कुल सही है। फाइनेंसिंग कॉस्ट इंसर्ड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज़, ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक बार मशीन स्थापित हो गई उसके सारे कॉस्ट उसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद से जितने भी अगर दूसरे खर्चे होंगे वो उसके अंदर नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ऑब्सोलेसेंस ऑफ ए डेप्रिएबल एसिड्स में बी कॉज्ड ऑफ। अर्थात ऐसी संपत्ति जो अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब जैसे कोई मशीन है अपने पास, अपने मशीन स्थापित कर दी, तो वो कब बंद हो जाएगी या कब वो प्रचलन में नहीं रहेगी, इसका यूज़ कब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई मशीन आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो मशीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, जो अपनी जो तकनीक है वो भी चेंज हो गई, कि अपन जिस तरीके से उत्पादन करते हैं वो भी चेंज हो गई, तो वैसे मशीन बंद हो जाएगी। तीसरा है चेंज इन मार्केट डिमांड, अगर डिमांड चेंज हो गई तो मशीन चेंज हो जाएगी। लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन, अर्थात अगर किसी प्रकार का वैधानिक या जैसे लॉज चेंज हो गए कि आपको ये मशीन यूज़ नहीं करनी है, इससे हार्मफुल डिजीज़ की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपकी मशीन बंद करनी पड़ेगी, तो भी मशीन बंद कर दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, आल 1, 2, 3 और 4 सभी इसके सही आंसर होंगे। तो आज अपन ने 10 PYQs देखें, ठीक है, और साथ ही अपन ने सिलेबस देखा कि अकाउंट्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ही सब्जेक्ट अपन क्लियर करेंगे, इसके अलावा दूसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। तो अकाउंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और 21 जुलाई से आपकी रेगुलर क्लासेस होने वाली है। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होगी, ये 30 मिनट से भी कम के अंदर आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और डेली ये क्लासेस होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक बार मैं एक PDF का सैम्पल टेस्ट सीरीज़ का आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।